Assalamu alaikum students. Exercise 3.7 is in front of you. This is actually the application of the definite integral. What is definite integral? We have discussed already in the previous exercise what is definite integral. कि जब लिमिट आपके पास आ जाती होती है तो फिर हम इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं। बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, एक्चुअली ये जो स्लाइड्स में डिस्कस करने जा रही हूँ ना स्लाइड आपसे, ये रिलेटेड तो एक्सरसाइज 3.6 से है, लेकिन तब क्वेश्चन थे मैं फिर डिस्कस नहीं कर चुकी थी। वैसे तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या था कि एक इंटीग्रल जो होता है उसके ऊपर जब लिमिट होती है तो वो लिमिट आपने इंटीग्रेशन के बाद उसके अंदर पुट कर देनी होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एक लिमिट है फ्रॉम ए टू बी और ये फंक्शन है हमारे पास ए टू बी, तो दिस इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है और लिमिट को मैंने चेंज कर दिया। अब जो अपर लिमिट थी वो लोअर लिमिट बन चुकी है, जो लोअर लिमिट थी वो अपर लिमिट बन चुकी है। समटाइम्स अभी अब मसला ऐसा है कि 3.6 में बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंक्लूड नहीं है स्मार्ट सिलेबस के अंदर, वरना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटे कि अपनी जरूरत के तहत अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट फॉर अस टू चेंज अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। या समटाइम ऐसा भी होता है कि माइनस किसी इंटीग्रल के बाहर होता है तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट्स को चेंज कर देते हैं तो उसको इंटीग्रेशन को हम पॉजिटिव कर लेते हैं, मीन यानी कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। दोनों तरह से हम अपनी जरूरत के तहत इसको देख सकते हैं। यानी कि क्या है जी, लिमिट चेंज करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। लिमिट चेंज से बुलाती है कि लोअर को अपर कर दिया जाए, अपर को लोअर कर दिया जाए। दिस इज वन प्रॉपर्टी। द सेकंड प्रॉपर्टी इज ए टू बी सम टाइम। अब ए टू बी कोई लिमिट है, मतलब मैं कह दूं कि 1 से लेकर 4 तक हमारे पास कोई लिमिट है, तो अगर हम इस लिमिट को तोड़ दें, ये भी कभी कभार हमें जरूरत पड़ जाती है। मसलन कैसे, कोई पॉइंट है जी ए टू सी और सी टू बी कर दिया हमने, ठीक है, ए टू सी, सी टू बी। अब ये सी क्या है, ये कोई नंबर है जो ए और बी के दरम्यान में पाया जाता है। तो जो ए थी इंटीग्रल था उसको हमने अपने दो इंटीग्रल में डिवाइड कर दिया। तो ये भी कभी कभार क्वेश्चन की नौयत पे डिपेंड करता होता है, यानी कि ए और बी के दरम्यान में कोई नंबर पाया जा रहा है तो उसमें हमने इसके मुताबिक, यानी कि एक इंटीग्रल था वो दो इंटीग्रल में बन गया, लिमिट चेंज हो गई हमारी। तो ये तो प्रॉपर्टीज हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे पास आगे क्वेश्चन आएंगे जो इस पे प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। अब फर्दर चलते हैं हम, जो हमारी एक्सरसाइज 3.7 है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। वो क्या होती है, बेसिकली इंटीग्रेशन आई ही कर्व ऑफ द एरिया, एरिया ऑफ द कर्व का एरिया मालूम करने के लिए थी। होता क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान जो एरिया होता है उसको मालूम करने के लिए हम ये होता है, लेट देयर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय द इक्वेशन। कोई फंक्शन है जैसे किसी इक्वेशन से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एरिया ए ऑफ द रीजन अबव एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू बी। ये भी मैं आपको बताती हूँ कैसे है। तो एरिया कैसे, ये फंक्शन है और हमने एरिया मालूम करना है। इस फंक्शन की हमने कर्व मालूम करी है। फंक्शन की कर्व कैसे मालूम करते हैं बेटा, हम एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज लेते हैं, फंक्शन का तो पुट करते हैं तो वाई की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, उनको हम लेते हुए हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद यानी कि जब हम कोई पॉइंट बना लेते हैं तो उसके कोई लाइन लगा लेते हैं, कर्व बनती है लाइन, उसके अंडर जो एरिया आता है और वो एक्स एक्सिस से अबव हो या बिलो हो, मीन के एक्स एक्सिस को देखते हुए, तो हम मुख्तलिफ पॉइंट लेते हैं, ए टू बी ले लिया तो उसको हम एरिया बोलते हैं। मैं भी इसको बताती हूँ आपको। बी क्या होगा, ऐसे ग्रेटर होगा, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए लिमिट फ्रॉम बी टू ए वाई डी एक्स। जी स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, एरिया फार्मूला ये है, किसी का फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक एरिया मालूम करने का तरीकाकार होता है, जो b ग्रेटर है ना तो ये हमारी अपर लिमिट बन जाएगी, a लोअर है स्मॉलर है तो ये हमारी लोअर लिमिट बन जाएगी। इंटीग्रल फ्रॉम a टू b y इंटू डी एक्स, कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b y इंटू डी एक्स। देखिए जरा अजीब सी बात, y लिखा है तो यहाँ पे dx होगा, ठीक है,
तो y का क्या एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के बराबर होता है। और बेटा इसको इस तरह से भी बयान किया जा सकता है, अगर मैं इधर x लिखूंगी ना, ये भी एरिया होता है। अगर x लिखेंगे तो यहाँ पे हम dy लिखेंगे, ये भी होता है, लेकिन आपकी बुक में इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा तो इसलिए मैंने ये डिस्कस नहीं किया। मोर ओवर अब इसकी फिग देखिएगा जरा, ये इसकी फिग है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, सपोज ये कोई हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस, मसलन मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट x की वैल्यू ली थी, फंक्शन में कोई फंक्शन में हमारे पास x की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू आ रही थी। इस तरह से ये करके ये हमारा ग्राफ, ये इनको पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन करके ना ऐसे ग्राफ बना दिया इसको इस तरह से। अब क्या है, अब ये इसको जितना मर्जी इंक्रीज कर ले, जितना मर्जी इसको इंक्रीज कर ले। अब मैं यहाँ पे कह देती हूँ, यहाँ पे कोई x1 है मेरे पास कोई वैल्यू, ठीक है, और इसी तरह से मैं यहाँ पे कह देती हूँ ये मेरे पास कोई x2 है। तो जी हमारा टारगेट ये वाला एरिया मालूम करना है, तो हम कहेंगे एरिया। अब ये जो ग्राफ है ना, ये किस फंक्शन के जरिए बताई जा रही है, एफ ऑफ एक्स के जरिए बताई जा रही है ये, ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ पे देखें 0 था, यहाँ पे कोई 1 होगा, यहाँ पे कोई 2 होगा, जो भी वैल्यू थी, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया मालूम करना है। ये मैंने फिगर दिखा दी है, ये कोई कर्व है हमारे पास, ठीक है, और ये वैल्यू और ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उम्मीद है आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है, ये कौन सा एरिया जी, अंडर द कर्व बट अबव द एक्स एक्सिस है, ये एरिया हमने मालूम करना है। आगे चलते हैं हम लोग। Let there be a function defined by the equation y is equal to f of x, area of the region below। पिछले वाले में क्या था, above the x axis and under the curve। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों जगह पे डेफिनेशन में लफ्ज अंडर द कर्व आ रहा है, लेकिन एक above the x axis है, एक below the x axis है। तब हमने क्या बयान करना है, ये एरिया वही है a to b ग्रेटर है a स्मॉलर है, मगर हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये नेगेटिव साइन बेटा इस चीज को इंडिकेट करता है कि एरिया अबव द एक्स एक्सिस था या बिलो। अगर तो कर्व का एरिया हम बिलो द एक्स एक्सिस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। ये बस अपनी याद रखना, बाकी सब कुछ वही फार्मूला y dx, ये फार्मूला है, y की हमने वैल्यू मालूम कर दी। इसका फिक देख लीजिएगा, ये है जी बिलो सा, ये कर्व थी, ये हमारे पास कर्व थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया a to b था, और ये एरिया हमने मालूम करना था। तो ये क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है तो फार्मूले के साथ हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि तो ये एरिया तो नेगेटिव होता ही नहीं है। बेटा एरिया को नेगेटिव नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि ये बिलो द एक्स एक्सिस है। फर्दर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव का चक्कर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। अब ना बिटवीन एक्स एक्सिस एंड कर्व, अब हमें कोई पता नहीं चल रहा कि ये अबव एक्स एक्सिस है या बिलो एक्स एक्सिस है, लेकिन उसने बता दिया है। अब ये एक्स इज इक्वल टू 1 to 2, ये लिमिट है हमारे पास। फार्मूला हमने क्या लगाना है, अच्छा ये मैंने लिखा जी एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इन द इंटरवल। ये इंटरवल कहाँ से बनाया, ये जो x की वैल्यूज है 1 to 2। अच्छा मैंने ये जो ब्रैकेट लगाई है, मैं ये वाली ब्रैकेट भी लगा सकती थी, स्मॉल वाली भी। ये क्यों लगाई है मैंने, अच्छी तरह से जो मेरे स्टूडेंट्स पुराने पढ़ने में उनको अच्छी तरह से पता है कि इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि 1 और 2 इंक्लूड नहीं है। लेकिन ये जो 1 और 2 हमने जो एरिया कंसीडर करना है, पॉइंट 1 से शुरू हो रहा है, पॉइंट 2 पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब है हमारे इंटरवल में 1 और 2 शामिल है। इसके अलावा 1 और 2 में जो इन्फिनिट नंबर्स होते हैं वो सब के सब। ये वाली बात मैंने अब कैसे लिख दी है यहाँ पे, ये ग्रेटर देन 0। बेटा आप 1 पुट करके देख लें तो 1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। 2 पुट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 2, 4 + 1 5 आ रहा है। इनके दरमियान में कोई नंबर 1.5 पुट करेंगे तब भी हमारा आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा होता है। तो जो बगैर ग्राफ बनाई, देखिए 2 तरीकाकार है, आप ग्राफ बना लें। कैसे ग्राफ बनाएंगे, 1 to 2 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, फिर इसको लोकेट करें, ग्राफ बनाए। ग्राफ बनाए अब उसका नंबर शामिल नहीं है। अगर आप ग्राफ बना रहे हैं इजाफी स्टेप करें, उसमें गलती होगी तो नंबर कट जाएंगे, नहीं बनाते तो नंबर नहीं कटते। बनाना है तो फिर ठीक बनाना है। बगैर ग्राफ बनाए हमें कैसे पता चलेगा, या तो हम ग्राफ बनाए पता चलेगा कर्व ऊपर एक्स एक्सिस है या नीचे है। ये शॉर्ट ट्रिक है कि जो इंटरवल है उसका कोई पॉइंट
इसके अंदर पुट कर लेना फंक्शन में। अगर तो जवाब पॉजिटिव आ गया, कोई एक भी पॉइंट पुट कर लेना है, तो हम कहेंगे कर्व इज अबव द एक्स एक्सिस। अगर जवाब नेगेटिव आ गया तो हम कह देंगे कर्व इज बिलो द एक्सिस। तो नेगेटिव आने पे क्या करते हैं, एरिया के फार्मूले के बाहर नेगेटिव लगा देते हैं। होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। रिक्वायर्ड एरिया लिमिट 1 to 2 y dx, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। बाकी इस एक्सरसाइज की इंटीग्रेशन बहुत आसान है। अब ये कैसे सेपरेट कर देंगे इंटीग्रल्स को, लाइक दिस 1 to 2 x स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर रूल लग जाता है। वो हमें पता है एक्स क्यूब बाय 3, वो 3 हमने बाहर निकाल दिया है। 3.6 के मेथड से हमने लिमिट अप्लाई कर ली है। और ये इसका 1 का इंटीग्रल क्या होता है एक्स। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे 1/3। लिमिट फंक्शन 2 था, 2 रेज टू पावर 3 और 1 रेज टू पावर 3 आपको पता है 1 के बराबर होता है। और यहाँ पर x की जगह वाले 2 पुट कर देंगे, -1 आ रहा है हमारे पास। 2 रेज टू पावर 8 -1 तो वो 7/3 और 2 - 1 + 1। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आ गया 10/3 आ गया हमारा आंसर। जी ये देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द कर्व इज अबव और बिलो। x square plus 1, put any number from 1 to 2. If positive answer, then curve above the x-axis. If answer is negative, then area is below the x-axis or curve is below the x-axis. Clear? Question number 2 देखते हैं हम। Question number 2 है जी, find the area above the x-axis and under the curve y is equal to 5 minus x square from -1 to x is equal to 2. सेम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। गिवन एरिया, अच्छा अब हमें यहाँ पे चेक करने की जरूरत ही नहीं, उसने खुद कर दिया कि अबव द एक्स एक्सिस है। अंडर द कर्व, दोबारा बता रही हूँ, अंडर द कर्व तो एरिया होना ही है। अबव एंड बिलो की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसाइड होना है। तो अबव द एक्स एक्सिस है, रिक्वायर्ड एरिया -1 to 2, फार्मूला ये पुट कर देंगे अब हम इसके अंदर 5 - x स्क्वायर, इसको सेपरेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन अब आप लोगों ने खुद करना है। स्टूडेंट्स काफी आज के लिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।